Good afternoon, everybody. Good afternoon, Reena. Good afternoon, Akansha. Good afternoon, Deepak. एक बार आप लोग ऑडियो वीडियो कंफर्म करो, सब कुछ ठीक है? एक बार आप सभी लोग गुड आफ्टरनून प्रदीप, एक बार आप सभी लोग ऑडियो वीडियो कंफर्म करो, फिर अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, क्लियर है। तो चलो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, सब्जेक्ट को देखना ना। तो जैसे मैं अपन जो पढ़ने जा रहे थे, जो पढ़ रहे थे, वो स्टेबिलिटी चैप्टर था, ठीक है। तो आपका कोई भी सिस्टम या तो वो स्टेबल होगा, या तो वो जस्टेबल होगा, या फिर वो अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल खराब चीज है, हमको अनस्टेबल सिस्टम नहीं चाहिए। अगर कोई अनस्टेबल हो भी जाता है तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम उसको स्टेबल में कैसे कन्वर्ट कर लें, और उसको अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी लाने में हमारी जो हेल्प करते हैं वो होते हैं कौन से? कंपनसेटर्स एंड कंट्रोलर्स, जो कि अपन अभी नहीं, बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो अपन यहाँ पे स्टेबिलिटी को डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मान लो मेरे पास कोई यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है। देखना, मैं एज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पे कोई एक ट्रांसफर फंक्शन एज्यूम कर लेता हूँ। ये मेरे पास यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन है के अपॉन, आपका यहाँ पे क्या, ए नॉट एस की पावर 3 प्लस A1 एस स्क्वेयर प्लस A2 एस प्लस A3। ये मेरे पास यहाँ पे कोई ट्रांसफर फंक्शन दिया है। जैसा कि मैंने बताया था कल भी आपको कि जो ट्रांसफर फंक्शन है, ट्रांसफर फंक्शन का जो डिनोमिनेटर वाला टर्म होता है, अगर मैं उसको, जो डिनोमिनेटर वाला टर्म होता है, अगर मैं उसको जीरो से इक्वेट कर दूं तो क्या बन जाता है? वो आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाता है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? देखना, आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगी। तो हमेशा कैसे बनानी है आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, या फिर अपन इसको क्या बोलेंगे? सीई इक्वेशन भी बोलेंगे, है ना। इसको अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे आगे चल के? सीई इक्वेशन। तो क्या करना है हमको? जो भी हमारा ट्रांसफर फंक्शन का डिनोमिनेटर होगा उसको हम जीरो से इक्वेट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? सीई इक्वेशन मिल जाएगी। तो हमारी जो सीई इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी? वो बन जाएगी यहाँ पे, दैट विल बिकम ए नॉट एस की पावर 3 प्लस A1 एस स्क्वेयर प्लस A2 एस प्लस A3 इक्वल टू 0। ये बन जाएगी मेरे यहाँ पे सीई इक्वेशन। यस और नो? ये हमारी बन गई यहाँ पे क्या? सीई इक्वेशन। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा? जो भी क्वेश्चन दिया होगा उस क्वेश्चन का हमको सबसे पहले क्या करना होगा? सीई इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना होगा। वो बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप कर पाओगे। क्या करना है आपको? कुछ नया काम नहीं करना है। जो भी ट्रांसफर फंक्शन है, क्लोज्ड ट्रांसफर फंक्शन है, उसका हम लोग ट्रांसफर निकालेंगे। जो डिनोमिनेटर वाला टर्म होगा उसको हम जीरो इक्वेट कर देंगे तो हमारा ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा, मतलब हमारी सी इक्वेशन आ जाएगी। अब एक चीज ध्यान देना, सभी लोग ध्यान समझना, मैं ये बोल रहा हूं कि आप इस सीई इक्वेशन को ध्यान से देखो। ए नॉट एस 3 प्लस A1 एस स्क्वायर प्लस A2 एस प्लस A3 इक्वल टू 0। मैं ये बोल रहा हूं कि इस सीई इक्वेशन में, इस सीई इक्वेशन में कितने पोल हैं? तो क्या बोलोगे? बताओ जरा, कितने पोल है? क्या बोलोगे? 3 पोल है। कितने पोल है यहाँ पे? 3, क्योंकि यहाँ पे s की पावर 3, इसका ऑर्डर 3 है, इसका ऑर्डर 3 है, मतलब मेरे पास 3 पोल है। तो कहने का मतलब क्या, कैसे जज किया आपने 3 पोल है? क्योंकि यहाँ पे s की पावर 3 है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसका जो हाईएस्ट ऑर्डर s की पावर 3 है, तो s की पावर 3, इसका s की पावर 2, s की पावर 1, s की पावर 0, ये सारे टर्म प्रेजेंट होने चाहिए अगर सिस्टम को लीनियर होना है, अगर सिस्टम को स्टेबल होना है। अगर सिस्टम को स्टेबल होना है तो इनमें s का कोई भी मिसिंग कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। अब ये मत बोलना s की पावर 4 मिसिंग है। अरे भाई, इसमें 3 पोल है तो s की पावर 4 आ कैसे जाएगा? नहीं आएगा ना। हाँ, अगर ये s की पावर 3 है
बीच में s की पावर 2 वाला एलिमेंट गायब हो गया, मिसिंग हो गया, मतलब मैं ये श्योर हूं वो सिस्टम स्टेबल तो नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। स्टेबल ना होने मतलब ये नहीं कि वो अनस्टेबल होगा। ठीक, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, अनस्टेबल ना होने का मतलब ये नहीं है कि वो अनस्टेबल होगा, वो जस्टेबल भी हो सकता है। ठीक है, बस इतना गारंटी है मेरे पास कि अगर कोई भी मिसिंग कोफिशिएंट आया तो सिस्टम आपका स्टेबल तो नहीं होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? आपको अगर सिस्टम को अगर आपको सिस्टम को स्टेबल बनाना है तो आपका एस का कोई भी कोफिशिएंट मिसिंग नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है क्या, ये है क्या सर, कि अगर सारे कोफिशिएंट प्रेजेंट हैं, कोई भी मिसिंग कोफिशिएंट नहीं है तो वो स्टेबल होगा? नहीं, ऐसा मतलब भी नहीं है। ऐसा भी नहीं बोला मैंने कि अगर सारे कोफिशिएंट प्रेजेंट है तो वो स्टेबल होगा। नहीं, वो अनस्टेबल भी हो सकता है। ये पहला पेज है बेटा, है ना, ये पहला पेज है आयुष। बस अभी 2 मिनट हुए स्टार्ट क्लास को। तो मैंने क्या बोला, अगर आपके सिस्टम को स्टेबल बनाना है तो आपके कैरेक्टर इक्वेशन में या सीई इक्वेशन में कोई भी टर्म या फिर कोई भी कोफिशिएंट मिसिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो लिखना आप लोग यहाँ पे, फॉर स्टेबल सिस्टम there should be no missing coefficient. There should be no missing coefficient in CE equation. पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट, एक और पॉइंट समझना, एक और पॉइंट है कि अगर आपका जो सीई इक्वेशन है, ये है ना ए नॉट एस की पावर 3 आपकी सीई इक्वेशन बनाई हुई है। इस सीई इक्वेशन में अगर कहीं पे भी साइन चेंज आया तो इसका जो कोफिशिएंट है पॉजिटिव साइन का है, इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव साइन का है, इसका भी पॉजिटिव है, इसका भी पॉजिटिव है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कहीं पे भी साइन चेंज आएगा, यहाँ पे क्या -2 आ गया, यहाँ पे +3, यहाँ पे -3, मतलब वो सिस्टम स्टेबल तो नहीं है ना। अगर सिस्टम को स्टेबल बनाना है तो आपकी सीई इक्वेशन में कोफिशिएंट में कोई भी साइन चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये बात क्लियर है क्या, है ना? इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन लोगों को होता है। वो कंफ्यूजन क्या होता है बताता हूं। जैसे मैंने बोला यहाँ पे कि आपका कोई भी मिसिंग कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए सी इक्वेशन में सिस्टम को स्टेबल बनाने के लिए। अगर मिसिंग कोफिशिएंट है तो वो स्टेबल नहीं है। अगर कोई भी मिसिंग कोफिशिएंट है तो वो स्टेबल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अनस्टेबल है, इसका मतलब वो स्टेबल नहीं है बस। और चाहे जस्ट स्टेबल हो चाहे वो अनस्टेबल हो, ये दूसरे वाले के हाथ में। बट इतना मुझे पता है कि वो स्टेबल नहीं है। ठीक है, सिमिलरली मैंने बोला कि मान लो आपका कोई सी इक्वेशन है, उसमें सारे टर्म प्रेजेंट है, उसमें मिसिंग कोफिशिएंट कोई भी नहीं है, सारे मिसिंग को मतलब उसमें कोई भी मिसिंग कोफिशिएंट नहीं, सारे टर्म प्रेजेंट है, तो इसका मतलब वो स्टेबल हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, अभी कैसे बोलोगे स्टेबल होगा? वो भी चेक करना पड़ेगा आपको। ऐसा मैंने कब बोला कि अगर मिसिंग कोफिशिएंट नहीं है तो स्टेबल हो जाएगा? नहीं, स्टेबल बनाना है सिस्टम को तो मिसिंग कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। मिसिंग नहीं है तो क्या करोगे, चेक करो कि स्टेबल है कि अनस्टेबल। लेकिन अगर मिसिंग कोफिशिएंट आया तो स्टेबल तो नहीं है। ठीक है ना? इस पॉइंट को ध्यान से, मतलब मैं क्वेश्चन एग्जांपल लूंगा ना और अच्छे से क्लियर करा पाऊंगा। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, देयर शुड बी नो साइन चेंज in coefficient of CE equation.
कुछ एग्जांपल्स लेने वाला हूं मैं, आप उनका बताना कि वो स्टेबल है अनस्टेबल है कि क्या है। जैसे पहला लिया मैंने यहाँ पे, तो पहला लिया मैंने क्वेश्चन यहाँ पे, बताना आप लोग, s की पावर 4 प्लस 2s की पावर 3 प्लस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका देख के बताओ ये आपका क्या है, क्या ये स्टेबल है? क्या ये सिस्टम स्टेबल होगा कभी भी? ये सिस्टम कभी भी स्टेबल नहीं होगा। देखो ये दीपक, यही चीज मैंने आपको समझाई है, यही चीज मैंने आपको समझाई कि ये चीज आपको नहीं करनी है। आप यहां से सिर्फ ये बोल सकते हो कि स्टेबल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि अनस्टेबल है। अभी 2 मिनट पहले मैंने चीज बताइए, इसका मतलब क्या, जो यहाँ पे लिखा मिसिंग कोफिशिएंट है इसमें, मतलब ये स्टेबल नहीं, मतलब ये स्टेबल नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मतलब फिर वो अनस्टेबल ही हो गया। अभी दो ऑप्शन और है अपने पास, अनस्टेबल और जस्टेबल, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ये ऐसे अनस्टेबल नहीं बोलना, ठीक है ना? क्लियर है बात सबको, है ना? ये बोल सकता हूं मैं, ये मैं 100% श्योर हूं दिस इज नॉट स्टेबल, ये मैं 100% श्योर हूं कि दिस इज नॉट स्टेबल, ये मैं 100% श्योर हूं। बट ये जस्ट स्टेबल है, उसमें भी क्वेश्चन मार्क है। जस्ट स्टेबल है क्या, तो क्वेश्चन मार्क है। अनस्टेबल है क्या, तो क्वेश्चन मार्क। पॉइंट क्लियर हुआ क्या बोलना चाह रहा था मैं? सबको पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो एक और लेता हूं, इसका बताना। s की पावर 4 प्लस s की पावर 3 प्लस 2s स्क्वेयर प्लस 3s प्लस 4 इक्वल टू 0। इसका बताओ, ये आपका स्टेबल है कि अनस्टेबल है कि जस्टेबल, क्या बोलना चाहोगे आप इसको? आप लोग बिल्कुल भी अच्छे से नहीं सुनते मेरी बात को, वॉइस को, है ना? इसके चांसेस है कि स्टेबल हो सकता है, चेक करना होगा, रीजन से आंसर किया, है ना? अब ये कुछ भी हो सकता है, इसमें अब तीनों के पॉसिबिलिटी है, स्टेबल होने के चांसेस हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारे टर्म प्रेजेंट है। तो ये अब आपका तीनों हो सकता है। ये अब आपका क्या है, स्टेबल भी हो सकता है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है। स्टेबल है क्या, जस्ट स्टेबल भी होता है, इसमें भी क्वेश्चन मार्क है आपके पास। अनस्टेबल होगा क्या, तो इसमें क्वेश्चन मार्क है। मतलब हम ये नहीं बता सकते अभी फिलहाल कि हमारा सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल है कि जस्टेबल। तो मुझे आप लोग ये बताओ, आपके दिमाग में क्वेश्चन तो बन रहा होगा कि सर फिर मुझे ये बताओ आप कि आपने जो कंडीशन बताई है वो क्या सफिशियंट है क्या? जो आपने दो कंडीशन मैंने बताई है, कौन सी कंडीशन, कि कोई भी साइन चेंज नहीं होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या, कोई भी मिसिंग कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए। क्या ये सफिशिएंट है स्टेबल चेक करने के लिए? जो मैंने आपको कंडीशन बताई कि देयर शुड बी नो साइन चेंज इन द सीई इक्वेशन एंड देयर शुड बी नो मिसिंग कोएफिशिएंट इन द सीई इक्वेशन, क्या ये दो पॉइंट सफिशिएंट है किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए? अरे कहां सफिशिएंट है भाई, लगाया मैंने, ये तो क्वेश्चन मार्क बोल दिया इसने, भाई कुछ भी हो सकता है। तो ये सफिशिएंट तो नहीं है, जरूरी जरूर है, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर है, लेकिन सफिशिएंट नहीं है। तो आप सब लोग ध्यान दीजिएगा, जो मैंने जो कंडीशन बताई ना आपको, ये पहला पॉइंट और जो सेकंड पॉइंट, ये दोनों कंडीशन स्टेबिलिटी की नेसेसरी कंडीशन है, बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन। ये जो दोनों कंडीशन मैंने बताई ना आपको, ये पहला कंडीशन है, आपका सेकंड कंडीशन था, ये दोनों ही कंडीशन आपकी नेसेसरी कंडीशन है, बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन। तो लिखना आप लोग यहाँ पे, the above given stability conditions are only
are only necessary conditions. But not a sufficient condition. ये आपका सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, वो सिर्फ आपका नेसेसरी कंडीशन है, दिस इज नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन, जो कि आपको यहाँ पे ध्यान में देना था, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि जो हमने जो इक्वेशन बताई है कि हमारे सी इक्वेशन में कोई भी साइन चेंज नहीं होना चाहिए, कोई मिसिंग कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, क्या ये सफिशिएंट स्टेबिलिटी के लिए? नहीं भाई, ये सफिशिएंट नहीं है, दिस इज जस्ट अ नेसेसरी कंडीशन। ओके, तो सर ये सफिशिएंट कंडीशन कौन सी होगी? जो सफिशिएंट कंडीशन होती है वो होती है हमारी कौन सी? राउथ हर्विट्ज कंडीशन। राउथ हर्विट्ज हमारी क्या कहलाती है? सफिशिएंट कंडीशन कहलाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि आप उसको सी इक्वेशन को देख के ये बता पाओगे कि इस सी इक्वेशन में कितने पोल हैं, उस पोल में कितने पोल लेफ्ट में है, कितने पोल राइट में है, कितने पोल ज्योमेट्री में है, आप ये तक बता सकते हो। आप ये नहीं बता पाओगे कि मेरे सिस्टम में 5 पोल की लोकेशन क्या होगी। जो राउथ हर्विट्ज ने बताया था वो आपको ये नहीं बता पाएंगे कि आपके सिस्टम में 5 पोल हैं, तो 5 पोल में से 3 पोल यहाँ पे हैं, इस लोकेशन पे है, ये एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2 पोल इस लोकेशन पे, वो ये नहीं बता पाएंगे। लेकिन उनकी जो कंडीशन है, राउथ हर्विट्ज की जो कंडीशन, उनकी ये कंडीशन है कि अगर सिस्टम में हमारे पास 5 पोल है ना, तो मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि उस 5 पोल में से कितने पोल लेफ्ट में है, कितने पोल राइट में है, और कितने पोल जियोमेट्रिक एक्सिस पे है। उस बेस पे आप अपनी स्टेबिलिटी डिफाइन कर लेना। तो राउथ हर्विट्ज ने हमको ये चीज बोली, जो कि मुझे लगता है कि सफिशिएंट है। मुझे लगता है कि ये सफिशिएंट है स्टेबिलिटी पता करने के लिए। अगर मुझे ये पता चल गया कि 5 पोल में से कितने पोल राइट में गए हैं, अगर एक भी चला गया राइट में, सिस्टम अनस्टेबल हो गया ना, तो सिस्टम तो अनस्टेबल हो गया। ठीक है, तो मुझे ये जो चाहिए, मतलब जो आपका राउथ हर्विट्ज कंडीशन पढ़ने वाले आगे चल के अभी 2 मिनट से, वो आपकी सफिशिएंट कंडीशन होती है। ठीक है ना, वो स्टेबिलिटी कौन सी कंडीशन होगी? सफिशिएंट कंडीशन होगी। ठीक है, तो आप सभी लोग यहाँ पे हेडिंग पुट करिएगा, आरएच टेबुलेशन, राउथ हर्विट्ज टेबुलेशन। मैं आप लिखता हूं शॉर्ट फॉर्म में आरएच टेबुलेशन। जिसको होता है यहाँ पे आरएच कंडीशन। ठीक है, जिसको हम आरएच कंडीशन भी बोलते हैं। ठीक है, इससे हम लोग क्या क्या बता पाएंगे, मैं बताऊं आपको। इससे हम क्या क्या चीजें पता कर सकते हैं। हम इससे ये चीज पता कर सकते हैं, पहली बात तो हमारा सिस्टम स्टेबल है, ये हम बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे? बिल्कुल बता पाएंगे। क्या वो जस्ट स्टेबल है, ये भी हम बता पाएंगे। क्या वो स्टेबल है कि जस्ट स्टेबल है कि अनस्टेबल है, हम ये तीनों चीजें बता सकते हैं। किसी भी सिस्टम के बता पाएंगे कि वो हमारा स्टेबल है, जस्ट स्टेबल है या अनस्टेबल। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट कि अगर मान लो वो आपका अनस्टेबल है, तो क्या मैं अनस्टेबिलिटी बोल के आगे बढ़ जाऊं? क्या नहीं, तो मैं ये बता पाऊंगा नंबर ऑफ पोल ऑन लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड एंड जियोमेगा पोल। तो मैं यहाँ पे क्या बता पाऊंगा? मैं ये बता पाऊंगा कि आपके लेफ्ट हैंड पोल कितने हैं, कॉमा राइट हैंड पोल कितने हैं, और यही बता पाऊंगा कि आपके जे ओमेगा पोल्स कितने हैं। ठीक, ये चीज मैं भी यहाँ पे बता पाऊंगा। ठीक है, और क्या बता पाओगे? अगर मान लो कोई सिस्टम है, अगर मान लो कोई सिस्टम है जो कि हमेशा के लिए स्टेबल नहीं, मैंने बताया था कि सिस्टम जो स्टेबल भी होते हैं, तो ऐसे नहीं होते कि कभी कभी कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं कि कंडीशन बेस्ड होते हैं कि ये के की वैल्यू अगर यहां से यहां तक स्टेबल रहेगा, अदरवाइज अनस्टेबल रहेगा, उसको तो मैं कंडीशनली स्टेबल सिस्टम। तो मैं यहाँ पे कंडीशन भी बता पाऊंगा कि कोई सिस्टम अगर मान लो अनस्टेबल है या फिर स्टेबल है, तो किस रीजन के लिए स्टेबल है और किस रीजन के बाद वो अनस्टेबल बन जाएगा, ये चीज मैं यहाँ पे बता सकता हूँ। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे मैं कंडीशन स्टेबिलिटी के बारे में बात कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे कंडीशनल स्टेबिलिटी के बारे में बात कर सकता हूँ।
मतलब अपन यहाँ पे रेंज बता सकते हैं कि रेंज ऑफ के क्या होगी, ये अपन डिस्कस कर सकते हैं, है ना। ये अपन यहाँ पे कर सकते हैं, रेंज ऑफ के फॉर स्टेबिलिटी अपन बता सकते हैं। और क्या कर सकते हैं सर इसमें से, मान लो कोई सिस्टम रोके दे क्या फंस गया, जस्ट स्टेबल। जस्ट स्टेबल सिस्टम क्या होते हैं, वो सिस्टम जो कि स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी के बीच में रहते हैं, उनको बोलते हैं क्या, जस्ट स्टेबल सिस्टम। तो जनरली जो जस्ट स्टेबल सिस्टम होते हैं, देखो आपको पता है कि स्टेबल वाले क्या होंगे, जो इनका इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या जाएगा, मतलब जीरो की तरफ जाएगा, वो स्टेबल हो गया। अनस्टेबल क्या होगा, जिसका इम्पल्स रिस्पॉन्स इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, वो क्या हो गया आपका अनस्टेबल। कभी कभी क्या होता है कि मेरा जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो क्या होता है, जीरो से गया कोई कांस्टेंट वैल्यू, फिर नीचे आया, फिर जीरो पे आया, फिर कांस्टेंट वैल्यू, फिर जीरो की कांस्टेंट वैल्यू, मतलब वो ऑसिलेट करता है। जो मेरा सिस्टम है वो स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी के बीच में ऑसिलेट करता है। जब वो ऑसिलेट करेगा तो मुझे पता है कि उसकी एक फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। लेकिन वो कब होगा, वो स्टेबल सिस्टम में नहीं होता यार। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कब होता है, जब कोई सिस्टम जस्ट स्टेबल होगा। जब कोई सिस्टम, देखो एक चीज और बताता हूं मैं, जस्ट स्टेबल को ही मार्जिनली स्टेबल बोला जाता है ना। जस्ट स्टेबल को मार्जिनली स्टेबल बोला जाता है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखना, मार्जिनली स्टेबल, ठीक है। इसमें किसको होता है, क्रिटिकली स्टेबल बोला जाता है। क्या होता है क्रिटिकली स्टेबल, मतलब जस्ट स्टेबल ही, जस्ट स्टेबल को क्या बोला जाता है, क्या मार्जिनली स्टेबल या फिर क्रिटिकली स्टेबल। मैं भी दो पॉइंट बाद लिख दूंगा आगे। हाँ, तो मैं बता था कि आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा, वो भी अपन यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन वो किसके लिए होगा, अगर सिस्टम जस्ट स्टेबल हुआ तो। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, अगर सिस्टम इज जस्ट स्टेबल, अगर आपका सिस्टम यहाँ पे क्या है, जस्ट स्टेबल है या फिर मार्जिनली स्टेबल है, एक ही मीनिंग होता है, या फिर वो आपका क्रिटिकली स्टेबल है, इसका मीनिंग सेम होता है। तो हम यहाँ पे क्या बता सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, जो हमारा सिस्टम है वो ऑसिलेट करेगा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन भी बता सकते हैं। जब अपन इतना कुछ काम कर सकते हैं, तो क्या अपन राउथ ऑर्बिट्स को सफिशिएंट कंडीशन ही बोलेंगे, क्या बताओ जरा। नेसेसरी तो है, लेकिन साथ में सफिशिएंट भी है। तो आप लोग लिख लेना यहाँ पे कहीं पे, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। आरएच क्या आपके पास यहाँ पे, राउथ ऑर्बिट्स क्या आपके पास यहाँ पे, नेसेसरी भी है एंड सफिशिएंट कंडीशन भी है। जो राउथ ऑर्बिट्स होता है मेरा, वो नेसेसरी भी है और सफिशिएंट भी है। यहां तक चीजें क्लियर हुई क्या सभी को, नोट कर लो सभी लोग। चलो, तो अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पे आर एच टेबुलेशन को, राउथ ऑर्बिट्स को अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखना कैसे पढ़ेंगे अपन इसको। मैंने यहाँ पे एक सीई इक्वेशन को एज्यूम कर लिया है। मैं यहाँ पे एक सीई इक्वेशन को एज्यूम कर ले रहा हूँ, देखना सभी लोग। आप यहाँ पे एज्यूम करो, एक सीई इक्वेशन को एज्यूम कर लिया मैंने। कैसा है वो, ऐसा है, ए नॉट एस की पावर 4 प्लस ए वन एस की पावर 3 प्लस ए टू एस की पावर 2 प्लस ए थ्री एस प्लस ए फोर इक्वल टू 0। ये मैंने एक सीई इक्वेशन यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब मुझे इसकी स्टेबिलिटी को बताना है, तो कैसे करूंगा सबको थोड़ा ध्यान से समझना। इसका आपको सबसे हायर ऑर्डर क्या, एस की पावर 4, आपको यहाँ पे लिखना है क्या, एस की पावर 4, ऐसा। जो इसका हायर ऑर्डर है एस की पावर 4, ये। तो इसका क्या, एस की पावर 3, तो एस की पावर 3 आपने ऐसा लिखा। फिर आप लिखना है यहाँ पे एस की पावर 2, फिर यहाँ पे लिखना एस की पावर 1, फिर यहाँ पे लिखना एस की पावर 0। आपके दिमाग में डाउट है सर आपने यहाँ पे ज्यादा गैप कुछ छोड़ा है, वो रीजन खोज पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो अभी आप 2 मिनट रुक जाओ, पहले आप थोड़ा सा देख लो चीजों को,
फिर बाद में नोट करना, ठीक है। देखना ऐसा आपने लिख लिया। अगर यहाँ पे s की पावर 7 होता, क्या करते हैं, s की पावर 7, s की पावर 6, s की पावर 5, कहां तक आता है, s की पावर 0। फिर इसके सामने कुछ वैल्यूज लिखनी है आपको, ऐसा है ना। यहाँ पे मैं डिवाइड कर देता हूँ ये। ठीक है, यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिखनी है। क्या करना है आपको, जैसे s की पावर 4 का जो कोफिशिएंट कितना है, a नॉट है। a नॉट के बाद एक टर्म को लीव कर दो, a नॉट, a2, a4, क्या आ जाएगा देखना। एक एक टर्म लीव करके लिखना, जो आपने लिखा है यहाँ पे पहले क्या, a नॉट, a नॉट को तो अपने a1 को स्किप कर दिया, फिर यहाँ पे क्या आ गया, a2, a2 तो अपने a3 को स्किप कर दिया, अपने पास क्या आ जाएगा, a4। क्या लिख लिया अपन ने, a1, a2, a4 लिख लिया, a नॉट, a2, a4। अब बचे मेरे पास क्या, a1 बचा और a3 बचा, तो आप नीचे लाएंगे दोस्तों, a1 और a3। कितना कर लो निकल लोगे, हर एक क्वेश्चन में काम करना, सभी क्वेश्चन में काम करना, इतना कर लो निकल लोगे। ठीक है। और एक सबसे बड़ा रूल, सबसे बड़ा रूल वो ये है कि आपका यहाँ पे क्या a4 है ना, ये a4 हमेशा यहाँ पे आएगा, ये शॉर्टकट है। a4 डायरेक्टली जो लास्ट वाला टर्म, जो कांस्टेंट वाला टर्म है, डायरेक्टली वो यहाँ पे तो आ जाएगा। अब आपको इन दोनों को फिल करना है। मैं इनको फिल कैसे करूंगा देखना, आपको प्रॉपरली समझना। मुझे यहाँ पे निकल, मैं क्या करता हूँ, इसको पकड़ता हूँ, इसको सबको ध्यान रखना, a1, इसका मल्टीप्लाई करूंगा इससे a2 से, a1 a2 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, a नॉट a3 अपॉन a1। ये हो जाएगी मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी देखना। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, वो आ जाएगा मेरे पास क्या, a1 a2 माइनस a नॉट, इधर से लिखता हूँ, स्पेस कम पड़ जाएगा, a1 a2 माइनस a नॉट a3 अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे क्या, कैसे किया आपने, इसका मल्टीप्लाई इससे, फिर माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे, अपॉन में। अरे मान लो यहाँ पे जगह खाली, जहां पे क्या जीरो पुट करो, अगर आपको कोई दिक्कत है यहाँ पे जीरो पुट करो, जहां पे जगह खाली है जीरो पुट कर। ठीक है, ओके। अब देखना, समझना, अब यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, तो वही काम करना है। a1 का मल्टीप्लाई किया किसमें, a4 में, तो क्या हो जाएगा a1 a4 माइनस इसका मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो कितना हो जाएगा, जीरो, जीरो मल्टीप्लाई जीरो, अपॉन में a1, तो आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, वो आ जाएगा कितना, a1 a4 अपॉन a1, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे a1, जो इतनी वैल्यू आएगी इतनी। यहाँ पे जो वैल्यू होगी सॉल्व करने पे आएगी, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, वो आ जाएगी कितना आपके पास यहाँ पे a4 ना, जो भी वैल्यू आएगी पुट कर लेना, यहाँ पे a4 आ जाएगा। अब मान लेता हूँ ये वैल्यू भी कोई एक वैल्यू तो आई रही होगी ना, कांस्टेंट वैल्यू कुछ आई रही होगी, इसको मान लेता हूँ कोई एक नया कांस्टेंट मान लेता हूँ मैं a, ये मेरे पास कौन सा टर्म यहाँ पे a टर्म। अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू है, इसको अपन को देखना है। अगर मुझे इसकी वैल्यू पता करना है, अब इसको पढ़ना है, कैपिटल A इंटू a3 माइनस a4 इंटू a1 अपॉन कैपिटल A, ये मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी देखना, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी a इंटू a3 माइनस a4 इंटू a1 अपॉन में कैपिटल A। यहाँ पे कौन सी वैल्यू आने वाली कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कुछ भी पसंद नहीं। मुझे मतलब था किससे, जो ये मेरा RS टेबल बनाए हैं उसका फर्स्ट कॉलम, ये मेरा फर्स्ट कॉलम, ये मेरा यहाँ पे क्या फर्स्ट कॉलम, मुझे मतलब इससे फर्स्ट कॉलम से, क्योंकि मुझे यही बताएगा कि मेरा सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल। अब कैसे बताएगा देखना, मान लो ये a नॉट तो पॉजिटिव, a1 पॉजिटिव, a भी पॉजिटिव आ गया, ये भी पॉजिटिव आ गया, ये भी पॉजिटिव, मतलब आपके RS टेबल के फर्स्ट कॉलम पे अगर कोई भी साइन चेंज नहीं है, सिस्टम स्टेबल होगा। क्या बोला मैंने, अगर जो मैंने टेबल बनाई है इसको बोलते हैं क्या, RH टेबल। अगर आपके RH टेबल में फर्स्ट कॉलम पे कोई भी साइन चेंज नहीं है, इसका मतलब आपका सिस्टम स्टेबल है। क्या ये बात क्लियर होती है?
तो क्या बोला, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, फॉर स्टेबल सिस्टम there should not be any sign change in first column of RH टेबल। आपके RH टेबल के फर्स्ट कॉलम में कोई भी साइन चेंज नहीं होना चाहिए अगर आपको सिस्टम को स्टेबल करना है तो। अगर मान लो साइन चेंज आया तो क्या कर लोगे, अगर साइन चेंज आया तो आपका सिस्टम वहां पे क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। इफ साइन चेंजेस अकर्स, अगर आपका साइन चेंजेस अगर वहां पे आ रहा है, मतलब इसका मतलब ये कि सिस्टम आपका क्या होगा, वहां पे अनस्टेबल होगा। सिस्टम वहां पे क्या होगा, आपके पास अनस्टेबल हो जाएगा। अच्छा, अब कितने साइन चेंज आए हैं, नंबर ऑफ साइन चेंज। देखो टोटल कितने पोल है, 4 पोल। 4 पोल में से अगर यहाँ पे 2 में साइन चेंज आ गया, 2 साइन चेंज अगर आ गए इसमें, तो हम क्या बोलेंगे कि आपके 2 पोल लेफ्ट से कहां भाग गए हैं, राइट में भाग गए। टोटल 4 पोल है आपके पास, 2 राइट में भाग गए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो यही हुआ ना सर कि आपके लेफ्ट में 2 बचे हैं और राइट में 2 पोल है आपके पास, है ना। तो मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ साइन चेंज क्या इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ साइन चेंज in RH devolution indicates right hand pole, indicates number of right hand poles। क्लियर है इतना कि नहीं, वो क्लियरली बताओ जरा, फटाक से बताओ सके लोग। ओके, चलो कुछ केसेस लेता हूं मैं, तो आपको समझाने के लिए कुछ केसेस दे देता हूं, देखो। कुछ डिफरेंट डिफरेंट केस लेके मैं आपको समझा देता हूं तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। देखना, केस 1, मान लो आपके पास यहां पे है क्या, s की पावर 5, s की पावर 4, s की पावर 3, s की पावर 2, s की पावर 1, s की पावर 0। अगर आपके पास ऐसा कुछ यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है, और अच्छी बात यह है कि मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करने की कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं वैल्यू लिख के देता रहा हूँ कि भाई यहाँ पे क्या क्या वैल्यू आ रही है फर्स्ट कॉलम में। मान लो यहाँ पे आ रहा है कितना, 5, 3, -2, 3, -1, 2। तो ये आपका क्या है, मान लो RS टेबल का फर्स्ट कॉलम है। कैसे आया, कहां से, मुझे नहीं पता। ये बैक करना है, वो बैक कर दिया पहले मैंने, पहले बैक कर दिया मैंने, नोट कर लो पहले। ओके, देखो इसको ध्यान से देखो, ये आपका RS टेबल का फर्स्ट कॉलम है। इसको देख के बताओ कि आपके साइन चेंज कितने हैं। आपके
RH टेबल के फर्स्ट कॉलम पे कितने साइन चेंज हैं। अच्छा पहले बताओ कितने टोटल पोल कितने, सबसे पहले बताओ टोटल पोल कितने, टोटल पोल कितने, तो पहले ये बताओ, है ना। ये RH टेबल को मैंने फर्स्ट कॉलम ले लिया है, उनकी वैल्यू मैंने लिख दी है। टोटल पोल तो इसमें 5 है, ठीक है। उस 5 में से कितने पोल राइट हैंड साइड में गए होंगे, वो हम कैसे बताएंगे, नंबर ऑफ साइन चेंज देख के। तो बताओ यहाँ पे कितने साइन चेंज हुए हैं। इसमें कितने साइन चेंज हैं, 4। यहाँ पे जो साइन चेंज कितने हैं, 4 हैं कि 2 हैं। आयुष थोड़ा ध्यान समझना ना, देखो जैसे ये नंबर मैं देख पा रहा हूं क्या पॉजिटिव है, ये नंबर भी पॉजिटिव है, ये नंबर निगेटिव है, ये नंबर पॉजिटिव है, ये नंबर निगेटिव है, ये नंबर पॉजिटिव है। देखो आयुष मैंने ये नहीं पूछा कि कितने निगेटिव टर्म आए, मैंने ये नहीं पूछा कितने निगेटिव टर्म आए, मैं ये पूछा कितने साइन चेंज हुआ। देखो पहले तो आप प्लस पे थे, तो प्लस से प्लस पे आए, कोई साइन चेंज हुआ क्या, कोई साइन चेंज नहीं हुआ, कोई भी साइन चेंज यहाँ पे नहीं हुआ। फिर आप प्लस से निगेटिव पे गए, तो क्या साइन चेंज नहीं हुआ, क्या हुआ ना, तो पहला साइन चेंज यहाँ पे हुआ। फिर माइनस से प्लस बन गया नंबर, तो फिर से साइन चेंज हुआ। फिर प्लस से माइनस बन गया, तो अगेन साइन चेंज हुआ। तो माइनस से प्लस फिर बन गया ये, तो फिर से साइन चेंज हुआ। तो टोटल 5 पोल में से 4 पोल में राइट में चले। बताओ बहुत खराब सिस्टम है ये, इसकी अनस्टेबिलिटी थोड़ा ज्यादा खराब है, क्योंकि 5 पोल के पास थे, उसमें से बेचारा एक पोल ही लेफ्ट में रह गया, बाकी 4 पोल कहां पहुंच गए, राइट में। तो इसको स्टेबल बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। तो मैं ये बोलूंगा कि यहाँ पे मेरे पास जो साइन चेंज है, एस सी लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये क्या बता साइन चेंज है, कितने हैं, 4 है। नंबर ऑफ टोटल पोल कितने थे आपके पास, नंबर ऑफ पोल कितने थे, 5 थे। राइट हैंड पोल कितने हो जाएंगे, 4। लेफ्ट हैंड पोल कितने हो जाएंगे, 1। जे ओमेगा पोल कितने हो जाएंगे, 0। जे ओमेगा क्यों 0 हो मैं आपको बताऊंगा आगे। जे ओमेगा पोल कब होता है, जब यहाँ पे कोई एक टर्म 0 हो जाए, वो तो अपन आगे की स्टोरी है। जब कोई एक टर्म 0 बन जाएगा ना, तब वो जे ओमेगा रूल आता है। अभी कोई यहाँ पे कोई टर्म 0 नहीं, मतलब सिस्टम यहाँ पे जे ओमेगा मतलब जस्ट टेबल का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। जे ओमेगा पोल कितने होंगे, 0। ये तो केस 1 था, ठीक है ना। आइए सेकंड क्वेश्चन लेता हूं मैं, इसका बताना आप लोग। एस की पावर 4, एस की पावर 3, एस की पावर 2, एस की पावर 1 एंड एस की पावर 0। मैं इनकी वैल्यू लिख लेता हूँ, देखना कुछ कुछ रैंडमली कोई वैल्यू ले लेता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे है 2 2 2 3 -1। इसमें कितना होगा बताओ जरा। इसमें देखो कितने साइन चेंज होंगे, कितने पोल हैं, कितने साइन चेंज हैं, स्टेबल है कि अनस्टेबल सिस्टम। साइन चेंज तो एक है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। साइन चेंज तो सिर्फ एक हुआ है। और कितने पोल है टोटल, 4 पोल है। राइट हैंड में 1 पोल है, लेफ्ट हैंड पे 3 पोल है। बिल्कुल आपका बिल्कुल सही है ना। आपके पास यहाँ पे जो साइन चेंज थे वो सिर्फ एक ही है। कैसे, यहां से यहां तक गया तो कोई साइन चेंज नहीं हुआ, यहां से यहां तक गया तो अगेन कोई साइन चेंज नहीं हुआ, यहां से यहां तक गया तो कोई साइन चेंज हुआ, और यहां से यहां तो साइन चेंज हुआ। तो सिर्फ साइन चेंज एक ही है। नंबर ऑफ पोल कितने टोटल सिस्टम में, वो 4 थे, ठीक है। और उनमें से राइट हैंड पोल कितने हैं आपके पास, 1। तो लेफ्ट हैंड पोल कितने हो जाएंगे आपके पास यहाँ पे, 3। जब टोटल 4 पोल थे, तो एक राइट में 3 लेफ्ट में, तो जे ओमेगा पोल कितने होंगे, 0। जे ओमेगा पोल से आपको नहीं घबराना है, इसका एक अलग कॉन्सेप्ट कब आएगा, आगे आने वाली कल की क्लास में आएगा, शायद से परसों क्लास में आएगा, ठीक है, कल क्लास में आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया केस थर्ड। एक और लेता हूं मैं आपको।
अगर यहाँ पे आपके पास एस की पावर 5, एस की पावर 4, 3, 1, 2, 1, एस की पावर 0 ऐसा कुछ है, ठीक है। और इनकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ। इनकी वैल्यू है -2, -3, -1, -5, -4, -2। इसका बताओ ये क्या होगा ये? साइन चेंज कितने हैं इसमें बताओ जरा। 0 साइन चेंज है, अच्छी बात है। टोटल पोल कितने हैं? टोटल पोल कितने हैं? 5। तो पांचों पोल कहां पे होंगे? लेफ्ट हैंड पोल, लेफ्ट हैंड साइड में, बिल्कुल, है ना। तो इसमें ये देख के नहीं, सारे भाई नेगेटिव है, नेगेटिव डर नहीं लग रहा हमको, है ना। अपन को नेगेटिव से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन को प्रॉब्लम किससे? साइन चेंज से। लोग यहाँ पे इसको गलत वे में ले जाते हैं, वो निगेटिव साइन देखते हैं, तो निगेटिव को काउंट नहीं करना है, साइन चेंज कितने आ रहा है उससे हमको मतलब, ठीक है ना। तो देखना आप लोग, मैंने क्या बोला, आपके पास यहाँ पे जो साइन चेंज है वो 0 है। आपके नंबर ऑफ पोल कितने हैं? 5 हैं, इसको लिख लेना आप लोग, ठीक है। तो राइट हैंड पोल कितने हो जाएंगे आपके पास? 0। लेफ्ट हैंड पोल हो जाएंगे 5, जे ओमेगा पोल हो जाएंगे 0। ये तो अपना एक छोटा सा एक ओवरव्यू था, आपको थोड़ा सा स्ट्रांग बनाने के लिए। चलो एक क्वेश्चन लेता हूं, आप इसको सॉल्व करोगे क्या सभी लोग? एक क्वेश्चन लेता हूं मैं फाइनली, उसको अपन सॉल्व करते हैं। आपके पास क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, ट्रांसफर फंक्शन इक्वल्स टू 10s+5 डिवाइडेड बाय s की पावर 3 प्लस 6s स्क्वेयर प्लस 11s+6। आपको क्या करना है? चेक स्टेबिलिटी। क्वेश्चन के पास यहाँ पे चेक स्टेबिलिटी। ये आपका सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल है, जस्टेबल, क्या बोलेगा? स्टेबल है, आयुष बोल रहे हैं स्टेबल है। लेट मी चेक, स्टेबल है। ऑल पोल्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, बढ़िया है, अच्छी बात है। कैसे चेक किया अपन? देखो मैं भी सॉल्व करता हूँ, अपन भी सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखना यहाँ पे मेरे पास क्या है, s की पावर 3, s की पावर 2, s की पावर 1, s की पावर 0। तो s की पावर 3 में क्या आएगा देखना, देखना यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1, 11, यहाँ पे कितना और 6। ये चीज मैंने आपको पहले बताई, जो 6 है चुपचाप यहाँ पे लाके रख दो, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, इसमें अब कोई घबराने की बात नहीं, यहाँ पे क्या आएगा 6 आएगा। अभी वाली वैल्यू निकालो, कितना
6 into 11 66, 66 minus 6 60, 60 upon 6 10, जो कि क्या है पॉजिटिव नंबर है। तो सारे टर्म क्या है पॉजिटिव है, अगर ध्यान से देखोगे ये वाली भी क्या गई पॉजिटिव है। तो सारे टर्म आपके पास यहाँ पे क्या पॉजिटिव है, तो आपका सिस्टम यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टेबल सिस्टम। क्लियर है चीज, बताओ फटाक से, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? ये सिस्टम हमारे पास यहाँ पे स्टेबल था, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन में और लेता हूं, इसका बताना आप लोग। आपके पास ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, फाइव एस प्लस 4 5 एस प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 एस की पावर 4 प्लस एस की पावर 3 प्लस 3 एस स्क्वेयर प्लस 5 एस प्लस 10 प्लस 5 एस प्लस 10। ये है। अब आपको इसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है, चेक स्टेबिलिटी। बताना है आप लोग को कि टोटल कितने पोल हैं, इन पोल में से कितने पोल लेफ्ट में राइट में स्टेबल अनस्टेबल सब कुछ बताना है। अरे यार ज्यादा बाल छोटे हो गए, ये तो हिस्से नहीं दिखने चाहिए। तो बचा रहा हूँ, बच ही नहीं रही है। तो बोला था आराम से काटना। अनस्टेबल है, आकांक्षा का अनस्टेबल है। कितने पोल चले गए भाई राइट में यार, कितने पोल ने धोखा दे दिया अपन को? दीपक बोल रहे हैं एक पोल ने धोखा दिया है, और रीना बोल रही है 2 पोल। तो इसका आंसर जो होगा वो 2 होगा, 2 पोल राइट में चले गए, है ना। तो देखना अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखना टोटल पोल कितने हैं, इसकी पावर 4, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे क्या। बहुत आसान टॉपिक है ये। एस की पावर 4, एस की पावर 3, एस की पावर 2, एस की पावर थोड़ा सा ज्यादा इसको देता 2, एस की पावर 1, एस की पावर 0। इन दोनों में स्पेस कम देते हैं कि डायरेक्ट वैल्यू लिखी रहती है, लेकिन इसमें अपन को थोड़ा कैलकुलेट करना होता है, इसमें थोड़ा गैपिंग थोड़ा ज्यादा कर देते हैं। आप लोग के ऊपर है, आपको जितना गैप रखना हो रख लेना है, ठीक है। लिखता हूँ वैल्यू में, यहाँ पे जाएगा 2 2 3 10 2 3 10। और लंबी लंबी रहती है, बस लाइन लंबी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 3 10 यहाँ पे हो जाएगा क्या 150 150। कहीं मिस्टेक हो बताना, यहाँ पे कितना हो जाएगा
3 - 10/1 -7, ठीक है। 3 हाँ ठीक है। 1 × 10 10 - 0/1 तो हो जाएगा 10, तो -7 10 0। यहाँ पे तो ब्रह्मा जी चेंज नहीं करते, यहाँ पे 10 तो होगा, इसका हक किसी को नहीं दिया मैंने, है ना। तो 10 तो रहेगा ही, इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। इसको बस ऑन निकालो, अपना काम बन जाएगा। तो कितना -35 -45, तो -45/-7, तो माइनस माइनस हो जाएगा, कट जाएगा तो प्लस बन जाएगा, ये नंबर है ना। ऐसा ये माइनस माइनस दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, तो नंबर बन जाएगा 45/7। तो कितने साइन चेंज हैं यहाँ पे चेक कर लो ऐसे धीरे से। प्लस से प्लस गए तो कोई साइन चेंज नहीं, प्लस से माइनस पे गए तो साइन चेंज है, माइनस से प्लस पे गए तो साइन चेंज है, प्लस से प्लस पे गए तो कोई साइन चेंज नहीं। तो साइन चेंज है मतलब कितने हैं, 2 हैं। 4 पोल थे, 4 पोल में से 2 पोल कहाँ पे चले गए, राइट में धोखाधड़ी चले गए अपन को, लेफ्ट में। 4 पोल पहले लेफ्ट में होने चाहिए थे, लेकिन 2 पोल धोखाधड़ी कहाँ चले गए अपने, राइट में। तो बचे कितने, 2 लेफ्ट में 2 राइट में है, सिस्टम आपका अनस्टेबल है ना। लिख लेना कहीं पे, मेरे पास स्पेस नहीं है। राइट हैंड पोल तो लेफ्ट हैंड पोल, अरे लेफ्ट हैंड पोल कितने हैं, तो जे ओमेगा पोल कितने हैं, 0। अच्छा इनमें भी अपन ऐसा करते हैं ना, देखो इसमें भी पूछता है, भले स्टेबल है तो क्या बोलोगे, राइट हैंड पोल कितने हैं, 0, लेफ्ट हैंड पोल कितने हैं, 3, जे ओमेगा पोल कितने हैं, 0। तो ऐसा हाथ मत देना कि अरे स्टेबल जे ओमेगा पोल पूछ रहा है, ऐसा नहीं, 0 बोलेंगे ना अपन। ऐसा स्टार्टिंग मेरे साथ एक क्वेश्चन हो चुका है। स्टार्टिंग में मतलब था कि जिस टाइम पे मैं पढ़ाई करना स्टार्ट किया था, जस्ट कंट्रोल सिस्टम पढ़ा था और एग्जाम देने चला गया, कोई एग्जाम था, उसमें क्वेश्चन आया स्टेबिलिटी के बारे में बताओ। हालांकि ये था कि प्री प्रिपरेशन का वो दूसरा या तीसरा दिन ही रहा होगा, और पहला क्वेश्चन स्टेबिलिटी वाला ही फंस गया मेरे में। ऐसे ही कोई क्वेश्चन था जो स्टेबल था, और मतलब मैंने सिर्फ उतना ही पढ़ा था, बाकी ना नेटवर्क बनता मेरे से, ना मेजरमेंट बनता, कुछ सिर्फ कंट्रोल सिस्टम का वाला टॉपिक बनता था। तो मैंने कहा स्टेबल ये जे मेगा क्यों पूछ रहा है क्वेश्चन गलत है। तो 0 टिक करो, इसमें सोचना क्या है इतना, है ना। तो मैं उसमें हंस रहा था कि जे में पूछा है, गलत है, गलत है, क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन क्यों गलत है भाई, 0 पुट करो ना उसमें आंसर, क्या है इसमें, ठीक है ना। तो आई थिंक ये चीज भी आप लोग यहाँ पे क्लियर हो रही होंगी ना चीजें सबको। चलो एक काम करते हैं, आप सभी लोग इसको एक बार रिवाइज करो, ठीक है, एक बार इसको रिवाइज कर लो। अपन मिलते हैं कल की क्लास पे, ठीक है। आज की क्लास के अपन लिए अपना इतना ही रखते हैं, ठीक है। इसमें कुछ केसेस बनते हैं, कुछ डिफिकल्टी आती है अपन को आरएस टेबल में। डिफिकल्टी कैसे आती है कि जो ये कॉलम है ना आपका, जो आपका कॉलम था, उस कॉलम में कुछ साइन चेंज आ जाता है, मतलब 0 हो जाता है, या तो कोई वैल्यू 0 आ जाएगी, तो आपको क्या करना है, क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव नंबर है, निगेटिव नंबर है, उस केस में आपको क्या करना है, वो सारी चीजों को डिस्कस करनी है, ठीक है। 2 to 4 टाइमिंग था बेटा, लेकिन अभी मैं नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। क्यों ले पाऊंगा, ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस चल रही है ना, थोड़ा सा रेस्ट करने दो ना मुझे भी। क्लास को कंटिन्यू लेने की कोशिश करिए ना प्लीज, लेते रहो कंटिन्यू, कल तो संडे था यार, क्लासेस कंटिन्यू ले रहा हूँ यार, ठीक है। इसके लिए और क्या कर सकते हैं अपन, मैं आपको अपनी दुविधा बता देता हूँ, मैं आपको अपनी दुविधा बता दूं, तो आप लोग थोड़ा समझ पाओगे, उसके अपन प्लानिंग भी अच्छी तरीके से कर पाएंगे। हालांकि वो डिस्कशन मेरे सबके साथ हो चुका है, आपके साथ नहीं हुआ, तो वो डिस्कशन आप लोग के साथ भी हो जाना चाहिए, वो ज्यादा सही है। देखो अभी नेटवर्क आपका हो चुका है लगभग 90%, ठीक है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली 1 वीक में और टाइम दे रहा हूं, 1 वीक में आपका नेटवर्क भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मेजरमेंट मेरा ऑलमोस्ट हो चुका है, कितना 30% हो चुका है। फिर मेरे पास सिग्नल सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम है और ईएमटी। मेरा अभी प्लान क्या है, मेरा जो प्लान अभी ये है, इस 1 वीक में मैं इसको बहुत ज्यादा टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि ये कंप्लीट हो जल्दी फटाक से ना, इसको मैं बहुत टाइम तक नहीं खींचना चाह रहा हूँ, ये कंट्रोल करना, कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। तो ये कंप्लीट हो जाएगा मेरा 1 वीक में। जैसे 1 वीक में कंप्लीट होगा, मैं थोड़ा सा टाइम इसको ज्यादा दूंगा, 1 वीक और इसको मेजरमेंट को, इसको कंप्लीट करूंगा, और इसके बाद मेरा नेक्स्ट टारगेट यही दूंगा,
अभी मैं सिर्फ आपकी क्लासेस कंटिन्यू और एक एक घंटे की टॉपिक आपका चलता रहे। जैसे ही मेरे दोनों मतलब ये वाला टॉपिक भी स्टार्ट हुआ ना, तो मैं इनमें टाइम दे दूंगा और ये क्लासेस आपकी पर डे 3 आवर्स के लिए लेके ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएंगे। फिर मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा क्या, जैसे ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे तो मेरा नेक्स्ट टारगेट बन जाएगा ईएमटी कंप्लीट करना। और इनके पहले जैसे ये दोनों कंप्लीट होने के कगार पे रहेंगे, फिर मैं स्टार्ट करूंगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग और मशीन। ये 3 पार्ट में स्टार्ट करूंगा। तो ये एक प्लानिंग है जो मैं सोच रहा हूँ। तो ये सोच रहा हूँ कंट्रोल सिस्टम इतना स्लो क्यों चल रहा है, तो उसके पीछे मुझे बताया कि अभी 5 सब्जेक्ट साथ में चल रहा है और मैं अभी फुल टाइम पे जो अपना जो मेन टारगेट है मेरा वो नेटवर्क जल्दी से जल्दी कंप्लीट करूँ है ना। इसलिए थोड़ा टाइम आपको मैं 2 घंटे ज्यादा नहीं दे पा रहा हूँ, 1 घंटे ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ कंट्रोल सिस्टम को। लेकिन टॉपिक तो चल ही रहा ना यार, ऐसा तो नहीं कि अपन बहुत स्लो ही चल रहे हैं। जहां तक अपन देखें तो ठीक चल रहा है, इतना स्लो भी नहीं चल रहा है। आप लोग का भी नंबर आएगा, सबका लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये डिस्कशन सबसे हो चुका मेरा। और ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई थी कि मशीन अगर आपको पढ़ना है, अगर मशीन मुझसे पढ़ना है तो थोड़ा टाइम आपको इन्वेस्ट मतलब थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अगर आपको मशीन पढ़ना है तो मशीन तो आपका कल से भी स्टार्ट हो सकता है, अगर आप लोग बोलोगे तो। कल आपके लिए राहुल सर तैयार है, राहुल सर वो स्टार्ट कर देंगे मशीन वाला पार्ट। लेकिन अगर आपको मुझसे ही पढ़ना है तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मशीन बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और मैं तो और भी ज्यादा पढ़ाता हूँ। जब मैं छोटे सब्जेक्ट में ज्यादा पढ़ा देता हूँ तो बड़े सब्जेक्ट पता नहीं मैं कितना पढ़ाऊँ। बट ये कोशिश रहती है कि पूरा पार्ट कवर करूँ मैं। डीसी मशीन तो हो चुका है बेटा आयुष, आपने देखा नहीं क्या? डीसी मशीन तो हो चुका है ना पूरा। मैं भी ट्रांसफॉर्मर इंडक्शन स्पेशल वाला पार्ट स्टार्ट कराऊंगा ना। चलो, अरे उनने भी अच्छा पढ़ाया यार, ऐसी बात मत बोलो यार। उनने भी अच्छा पढ़ाया है, ऐसा नहीं कि उन्हें अच्छा नहीं पढ़ाया। एक बार पढ़ के देखना, इसमें कुछ लेक्चर स्टार्टिंग के फ्री डले हुए हैं, एक बार उनको देखना। उनका कंटेंट और मेरा कंटेंट ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, सेम रहा है, क्योंकि हम दोनों साथ में क्लासमेट थे, मैं और अवेंसर क्लासमेट ही थे। तो साथ में ही हमने सारी चीजें पढ़ी हैं, तो कंटेंट ऑलमोस्ट सेम ही लगेगा आपको। ठीक है, चलो मैं अपन क्लास को एंड करते हैं। मेरे 3:30 पे मीटिंग है, तो मुझे मीटिंग अटेंड करना है। ठीक है, बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, गुड डे।